साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश में एक नेता की ऐसी आदत पड़ गई है जो डेली झूठ बोल करके इतनी बार फेक न्यूज़ फैलाता है कि आदमियों को एक ना एक टाइम के बाद लगने लग जाता है कि शायद ये सच बोल रहा है। बार बार किसी चीज़ को आप हैमर करेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगी कि हाँ ऐसा ही होगा। ऐसी ट्रेनिंग दी गई है हमारे देश के एक नेता को जिसे शहजादा कहते हैं। उस इंसान ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या पीएम बनने के लिए, जिसको ये समझते हैं ना इनकी जागीरदारी है, चले आ रहे हैं भैया राजा महाराजा के खानदान से तो इनका तो बनना ही है पीएम। इन्होंने पीएम बनने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश करी है, चाहे उसमें देश की इमेज को धक्का लगे, चाहे आर्मी का मनोबल गिरे, चाहे किसी दूसरे देश को फायदा हो जाए, कुछ भी करो, बस कैसे भी बदनाम करो सरकार को। उसी में एक कहानी निकल के आई है अग्निवीर की। अग्निवीर पर लंबे समय से डिबेट हो रही है, कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग बुरा कह रहे हैं। अग्निवीर ऐसी योजना है कि 12वीं के बाद आपको फौज में जाने का मौका मिलता है। 4 साल तक आप फौज में रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सेवा करते हैं, हर तरह के आपको लाभ मिलते हैं। उसके बाद अगर 100 लोग उसमें भर्ती हुए हैं तो 25 लोगों को आगे कंटिन्यू कराया जाता है, 75 लोगों को रिटायरमेंट दे दिया जाता है। इन 75 लोगों के रिटायरमेंट की जो आयु रहती है औसत, वो 22-23 साल रहती है, क्योंकि 18 से 21 साल के बीच में ही आप अग्निवीर में भर्ती हो सकते हैं। तो लगभग आदमी मान लो 19 साल की उम्र में भर्ती हो गया तो 23 साल पर रिटायर हो जाएगा, 18 पर हुआ तो 22 पर हो जाएगा, 17.5 पर हुआ तो 21.5 पर हो जाएगा, 17.5 से इसकी एज है। तो मान लीजिए कोई सिपाही 22-23 की उम्र में रिटायर होता है, 24 में भी रिटायर होता है, 24 की उम्र में, तो उस वक्त उसके पास अच्छा खासा अमाउंट होगा, क्योंकि जब रिटायर हो रहा होगा तो उसे अमाउंट दिया जाएगा। अच्छा खासा अमाउंट होगा पैसे का, सुविधाएं होंगी जो आर्मी से मिलती हैं, ट्रेनिंग वो ले चुका होगा आर्मी की, और एक उसके पास रिजर्वेशन भी होगा कि हाँ भाई ये अग्निवीर है। इसके बाद वो पैसे का उपयोग करके अपने लिए बिजनेस खोलना चाहे, अपने लिए कोई दूसरा काम धंधा स्टार्ट करना चाहे, दूसरे एग्जाम की तैयारी करके दूसरी सरकारी नौकरी में जाना चाहे, वो जा सकता है, कोई बुराई नहीं है इसमें। हालांकि इसमें सुधार की गुंजाइश है। सुधार ये कि आप 100 लोगों को अगर अग्निवीर बना रहे हैं तो 25 को ही परमानेंट मत करिए, एटलीस्ट 50 या 60 को परमानेंट करिए, और जो 40 या 45 आप रिटायर करेंगे, ऐसा करना चाहिए सरकार को, जो 40 या 45 आप रिटायर करेंगे उनको भी एक अच्छा खासा कोटा सरकारी नौकरी में दीजिए। आप उनको सुनिश्चित करिए कि भाई सरकारी नौकरी में आपको ये काम तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार नहीं भी कर रही तब भी 23 साल की उम्र में अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है, 50 लाख रुपए आपके पास हैं, तो क्या आप उससे अपना भविष्य नहीं बना सकते? आज 22-23-24 साल का युवा क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। आज आप एक युवा को पकड़े हैं, 22-23-24 साल के युवा को, तो आज भी भटका हुआ है। जी, हमारे देश का युवा एक कैरियर बनाने में करीब करीब 28, 29, 30 साल तक का हो जाता है। और जिनको पहले से ही क्लियर है कि हमें इसी क्षेत्र में जाना है, उनकी बात अलग है। मैं बहुत जो रेयर है तो होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जिनका अमाउंट ज्यादा है। उनकी तुलना में एक अग्निवीर हर मामले में अच्छा है। उसके पास ट्रेनिंग है, फौजी का टैग है, क्या कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन इसको भी राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। किसी भी देश में फौज का स्तर अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमारी फौज पूरी दुनिया में मजबूत फौजों में गिनी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी फौज की जो औसत आयु है वो 32 साल है। लेकिन 32 साल से काम नहीं चलता, हमें जवान चाहिए। जवान का मतलब अग्निवीर की योजना के माध्यम से माना जा रहा है कि आने वाले समय में हमारी फौज की जो औसत आयु है वो 26 साल हो जाएगी, जो कि ठीक भी है। हमारे देश के पास कई सारे ऐसे लड़के होंगे जो भले ही किसी दूसरे सेक्टर में काम कर रहे होंगे एक टाइम के बाद, लेकिन उनके पास इतनी ट्रेनिंग होगी कि जब उनको बुलाया जाएगा कि आ जाओ देश को जरूरत है तुम्हारी, तो तुरंत जाएंगे। सोचो कितना बड़ा अमाउंट हमारे देश में सिपाहियों का हो जाएगा, फौजियों का हो जाएगा, जो हमेशा देश के लिए तैयार रहेंगे। हमें किसी का डर नहीं रहेगा, चाहे कोई भी आ जाए। यही स्कीम अपनाई थी इजराइल ने। इजराइल एक जरा सा देश है और पूरी दुनिया को डरा के रखता है, विशेष तौर पे अपने अड़ोसी पड़ोसियों को। कैसे डरा के रख लेता है? सिर्फ इस बेसिस पर कि यहां से हर घर से एक फौजी निकलना जरूरी है। वही भारत कर रहा है। आप जान नहीं रहे हैं कि भारत कितना इस समय संकट में घिरा हुआ है। वैसे तो हम मजबूत हैं, हम हर तरीके से संकट को झेल सकते हैं, लेकिन हमारे फौज ने भी एक बार कहा था कि हमें 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। 2.5 फ्रंट का मतलब होता है कि एक तरफ से तो ये, एक तरफ से ये, 2 फ्रंट तो ये हो गए, और आधा फ्रंट है हमारे ही देश में रह रहे वो लोग जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। उनके लिए भी हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। बाकी आप समझदार हैं। खैर, तो कल को अगर ये दोनों मिलकर के हमला करते हैं और मान लो इनका साथ देने कोई तीसरा भी आ जाता है, तो क्या हमारी पास
इतनी पर्याप्त फौज है कि हम कह सके कि हाँ हम सबसे निपट लेंगे एक साथ। जबकि चाइना ऐसा देश जहां पर ट्रेनिंग बड़े स्तर पर देने में लगा हुआ है अपने सिपाहियों को। पाकिस्तान ऐसा देश जहां पर फौज तो अपना काम करती है ही, वहां पर उनके कई ऐसे हैं जो क्या नाम बोलूं मैं, वो लोग भी उनकी मदद करते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, मिलिटेंट है, उनको टेररिस्ट भी कहा जाता है। तो वो भी उनको साथ देते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास फौजी हैं बेचारे, लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे देते हैं। कितना लड़ेंगे वो, उनको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, उन्हें फौज में क्वांटिटी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपना बजट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उनको हथियार की आवश्यकता नहीं है। जब हम उनको हथियार देने की बात करते हैं तो यही शहजादा बोल देता है कि घोटाला हुआ है रफाइल का। जब हम उनको फौजी देने को वो बात करते हैं तो अग्निवीर का मुद्दा उठा देता है। इस शहजादे ने, अब मैं बताता हूं इसकी पोल, इस शहजादे ने कभी भी जिक्र नहीं किया होगा एसएससी का। एसएससी क्या है? शॉर्ट सर्विस कमीशन। फौज में भर्ती होने के लिए एक व्यवस्था है जिसके तहत आपको 10 साल की नौकरी मिलती है सिर्फ ऑफिसर के तौर पर। आपकी ट्रेनिंग ओटीए चेन्नई में होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इसको पहले ओटीएस बोला जाता था, ओटीएस पुणे और शायद हैदराबाद में खोला गया था 1962 में। ये जो सेवा है एसएससी की, ये सिर्फ 5 साल के लिए लाई गई थी। आप केवल 5 साल के लिए फौज में सेवा करेंगे, फिर रिटायर कर दिए जाएंगे आप। ये सेवा नेहरू जी ने स्टार्ट करी थी, इनके परनाना ने। इस बारे में जिक्र नहीं करते कि वो 5 साल वाली सेवा क्यों लेकर के आए थे। चलिए, बाद में उसकी जो ड्यूरेशन है बढ़ा करके 10 साल कर दी गई। और अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आप और काम कर सकते हैं, तो 14 साल तक आप सेवा कर सकते हैं। अब मान लीजिए इनकी एसएससी वाली जो योजना है उसके तहत कोई आदमी, कोई जवान 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में भर्ती हुआ। मान लो 22 साल की उम्र में भर्ती हुआ, 14 साल तक नौकरी करता रहा, तो रिटायर हुआ 36 साल में। अब 36 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसके पास कोई ऑप्शन है? क्या वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकता है? क्या वो बिजनेस खोल सकता है? क्या उसे समाज में एडजस्ट होने का मतलब पूरा मौका मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा तो उसने, जो जवानी का हिस्सा है वो तो फौज में बिता दिया। अब समाज में वो कहां से एडजस्ट करे, कहां से संभावनाएं तलाशे बिजनेस की तथा अन्य चीजों की? वो तो आपने चौड़े में मार दिया। उसका पीछे परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, पूरी जिम्मेदारियां हैं। 36 साल का आदमी फौज के हिसाब से आपने उसे रिटायर कर दिया, आपके लिए शायद वो उपयुक्त नहीं था या आपके पास जगह नहीं थी उसके लिए, लेकिन सोसाइटी के हिसाब से तो वो जवान है, आपकी सरकारी नौकरियों के हिसाब से तो बुढ़ा है। वो करे तो करे क्या? आज हमारे देश में हजारों ऐसे जवान हैं जो अपने इस हक के लिए लड़ रहे हैं कि हमें सुविधाएं दीजिए, हम करें क्या। और ऑफिसर हैं वो लोग। अब ऐसा भी नहीं किसी पियोन की नौकरी कर लेंगे या फिर कहीं होम गार्ड की नौकरी कर लेंगे या किसी नॉर्मल गार्ड की नौकरी कर लेंगे, नहीं कर सकते। आपने तो ऐसी व्यवस्था करी थी कि आदमी चौड़े में मर रहा है। माना कि अग्निवीर में सुधार की गुंजाइश है, मैं बात कर रहा हूं इस बात की कि हाँ होना चाहिए सुधार, लेकिन क्या अग्निवीर और इनकी व्यवस्था में अग्निवीर बेहतर नहीं है? देश के हिसाब से, युवाओं के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन उसको बना दिया गया मुद्दा। ये जनाब संसद में खड़े होकर के बोलते हैं कि अग्निवीर के जो शहीद होते हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तब राजनाथ सिंह जी खड़े हुए बोले कि ये झूठ बोल रहे हैं, मुआवजा दिया जाता है, 1 करोड़ मुआवजा देने की व्यवस्था है और हमने उस परिवार को मुआवजा दिया है जिसकी ये बात कर रहे हैं कि नहीं दिया। फिर उस परिवार से पूछा गया कि आपको मुआवजा दिया गया है, तो परिवार ने बोला कि हमारे पास 98 लाख आ गए, 98 लाख। फिर भी ये आए अगला झूठ लेके इन्होंने वीडियो बनाया कि जो 98 लाख मिले हैं वो इंश्योरेंस के हैं, वो मुआवजा नहीं है। अरे मंद बुद्धि, बालक बुद्धि, इसको कोई बताए कि ये फौज है जो उनका इंश्योरेंस भरती है, वहीं से तो पैसा आता है, और कहां से आएगा? पर नहीं, इनको समझ में नहीं आता। जब मामला ज्यादा बिगड़ गया, जब लगा कि फौज की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, तब हमारी आर्मी ने खुद कंफर्म किया कि भैया इसको इतना पैसा दिया जा चुका है, ये झूठ बोलना बंद कर। ये है ये आदमी, खुद ऐसी व्यवस्था लेके आए जिससे आज हमारे फौजी कहीं के नहीं रहे, उस पर ये लोग चर्चा तक नहीं करते। और अग्निवीर, उसमें क्या सुधार है इसकी बात करो ना। तुम उसको बार बार ऐसे क्रिटिसाइज करते हो जैसे कितना बड़ा धब्बा है वो हमारी सोसाइटी पर। मोदी जी ने कहा था पार्लियामेंट में कि आप ये सब बात करके किसकी मदद करना चाह रहे हो? आप ही बताइए साथियों, हमारे देश में इस तरह से अगर फौज का मजाक उड़ाया जाएगा या फौज की सेवा को, देश की सेवा को एक नौकरी से कंपेयर करके एक उसे ल्यूक्रेटिव जॉब बनाने की कोशिश करी जाएगी और लोगों को इस चीज का डिमोरलाइज करा जाएगा इस चीज को लेकर के, तो किस देश का मनोबल बढ़ेगा इससे? और ये बताएं 2009 में, 2010 में, उसके बाद भी चाइना के कई चक्कर किसने काटे हैं? ये बताएं एक
डील साइन हुई है चाइना के साथ कांग्रेस की, उस डील में क्या है, क्या आप उनके साथ तय करके आए हैं? ये बकायदा इंटरनेट पर मौजूद है, गूगल पर मौजूद है, लोग चेक कर सकते हैं कि इन्होंने चाइना के साथ कुछ करार किया हुआ है। क्या किया हुआ है वो पेपर वो नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, वो ये नहीं बताएंगे। क्यों इनकी पार्टी के लोग पाकिस्तान जाकर के ये बोलते थे, मणिशंकर अय्यर, कि मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद करें? क्यों इनकी पार्टी के लोग चाइना में बैठ करके ऐसी बातें बोलते हैं, या चाइना में जा कर के मुलाकात करते हैं और फिर ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हमारे ही देश के लोगों को कमजोरी का एहसास होता है? क्यों इनका सैम पित्रोदा यूएस में बैठ करके कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है? जब इन्हें लगता है कि सैम पित्रोदा की वजह से चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, तो ये उस सैम पित्रोदा को पद से हटा देते हैं। ये इनका प्रवक्ता है, सैम पित्रोदा यूएस में कांग्रेस का प्रवक्ता है, उसको पद से हटा देते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, उसे वापस पद पर रख लेते हैं। किसे बेवकूफ समझते हैं ये लोग? जनता को। जनता को इस बारे में सोचना चाहिए। आप कुछ लोग आएंगे, कमेंट करेंगे, कह रहे आप तो बीजेपी की बात करते हो, ये करते हो। मैं बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ देश की, और एक एक बात जो बोली है विद प्रूफ अवेलेबल है गूगल पर, कम होनी चाहिए देखने की। अगर आप लोग भी इस झूठे की बात में आकर के अंधभक्त बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सच बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो सच बोलने वाले लोग हैं, जो देश की बात करने वाले लोग हैं, उनकी बात को दबाया जा रहा है, उनकी रीच को कम किया जा रहा है, सोशल मीडिया साइट्स पर उनके जो एंगेजमेंट्स हैं उनको कम किया जा रहा है। और आप देख लेना, ऐसे चैनल्स जो लेफ्ट विंग का प्रोपोगंडा चलाते हैं, उनके व्यूज़ देख लेना, उनके सब्सक्राइबर देख लेना, उनकी रीच देख लेना, वो कुछ भी बोल लें उनकी रीच बढ़िया बनी रहती है। हम अगर एक शब्द भी इधर से उधर कर दें तो येलो डॉलर बना आ जाता है, कभी कोई रीच ही कम कर दी जाती है, कभी सब्सक्राइबर बढ़ने रुक जाते हैं। ये सब हमारे साथ होता है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि पैसे के लिए हम ये सब करते हैं, अगर हमें पैसा मिलता तो कांग्रेस का जो आईटी सेल है ना, जिसने पूरा झूठ फैलाया चुनाव में और डेली एक नया प्रोपेगेंडा ये लोग चला लेते हैं और लोगों तक पहुंचा लेते हैं, उसको हम कब का ध्वस्त कर चुके होते। क्योंकि कांग्रेस जो आईटी सेल चलाती है उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं, पैसा दिया जाता है आईटी सेल वालों को। कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया वाले हैं जिन्हें पैसा दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा चलाने को कि आप देश की सरकार को नीचा दिखाइए। अगर हमें पैसा मिल रहा होता तो हम दिनों रात लगे होते, पूरी अच्छे अच्छे से लगे होते, ग्राफिक्स के साथ आ रहे होते, एआई के साथ आ रहे होते, ऐसे बोर्ड पर आकर के बात नहीं कर रहे होते आपसे। जो लोग आकर के कमेंट कर देते हैं ना कुछ भी, आपके जैसे अंधभक्त नहीं है। और आज तक जितने भी वीडियो डाले हैं हमने, हर वीडियो का आपको मैं प्रूफ दे सकता हूँ, लिंक दे सकता हूँ। मेरी देने की छोड़ो, अगर आपको ही तसल्ली करनी हो, दिल को संतुष्टि देनी हो, तो गूगल पर सर्च कर लेना, बस मोटी मोटी हेडिंग लिखी आ जाती है, पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन आपकी आदत है झूठ सुनने की, तो आप झूठ में ही जीना चाहते हैं। आपका नेता आपको झूठ में ही जिंदा रखेगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपके नेता को पता है कि उसकी पब्लिक झूठ सुनना चाहती है, उसी से खुश रहना चाहती है। तो मैं आपको खुश करने के लिए कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, भले ही मेरे चैनल की रीच कम रहे, सब्सक्राइबर कम रहे, चाहे पैसा ना आए। मेरा दूसरा चैनल है पॉलिटिकल अफेयर इनसाइट, उसको डिमोनेटाइज कर दिया गया है। पहले इसको किया गया था, फिर मैंने इसको मोनेटाइज करवाया दूसरे एडसेंस अकाउंट से, अब उसको कर दिया गया है। रीच दोनों की कम है, इंस्टाग्राम की रीच कम तो है ही है, अब फॉलोअर गलाए जा रहे हैं, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जितने लोग मेरे साथ हैं एटलीस्ट जेन्युइन लोग हैं। तो जो लोग कमेंट करने आएंगे उल्टा सीधा, वो ध्यान रखना कि मुझे आपके कमेंट से ना तो फ़र्क पड़ता और ना मैं रुकने वाला, क्योंकि इस देश में जो सही बात करने वाले लोग हैं वो बहुत कम रह गए हैं। और एक चीज़ और, मैं जिस दिन चाहूँ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना, रीच बढ़ाना, मैं तुरंत अपना पाला बदल दूँ और मोदी की बुराई करने लग जाऊँ, ज़बरदस्ती के फेक नैरेटिव चलाने लगूँ, आप देख लेना रातों रात सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस देश में झूठ को फैलाने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है, और उन्हें ऐसी चीज़ों में बड़ा मजा आता है जिससे किसी की बुराई हो रही हो, वो करके आसानी से सब्सक्राइबर बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। जय हिंद।